तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एंड इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। ठीक है, हाउ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें मैटर का, जैसे कि मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का ही। ठीक है, तो उसको हम लोग तीन स्टेट में देखे ही हैं, सॉलिड में भी देखे हैं, लिक्विड में देखे हैं और गैस में। सॉलिड में क्या तो आइस के फॉर्म में देखें, लिक्विड में जनरली जो हम लोग पीते हैं वाटर के फॉर्म में देखें, एंड गैस में स्टीम के फॉर्म में देखें। ये तीनों हम लोग तो देखे हैं इस स्टेट को। तो क्या हम लोग अगर इसकी केमिस्ट्री को समझना चाहें कि ये कैसे चेंज होके बन जाता है, तो क्या हम लोग उसको समझ सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम लोग उसको समझ सकते हैं। देखिए, स्टेट जो चेंज होता है ना, वो दो चीज़ के कारण होता है। एक होता है टेम्परेचर के कारण, एक होता है टेम्परेचर के कारण और एक होता है प्रेशर के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर से ये चेंज करने पर कैसे जो है वो स्टेट चेंज होता है कोई भी मैटर का। ठीक। तो क्या हुआ कि सबसे पहले एक बीकर में या एक बॉल में कहिए, बॉल में हम आइस क्यूब्स ले लिए। ठीक है, आइस क्यूब्स हमने ले लिया एक बोल में, और इसको हमने हीट किया, और इसमें एक थर्मोमीटर लगा के रखा है हमने। तो मान लीजिए कि अभी हम आइस लिए हैं, तो इसमें सपोज कीजिए -10 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। यहाँ पे 0 मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे 100 मार्क कर लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो दिखा रहा है। अब इसको जब हीट किए, तो हीट करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे बर्फ क्या करेगा, एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेगा। ठीक, एनर्जी गेन स्टार्ट करना चालू करेगा, और देखेंगे कि एक पॉइंट आएगा जब थर्मोमीटर का रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पर हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि बर्फ़ जो है हमारा वो अब पिघल रहा है, पिघल रहा है। ठीक, स्टार्ट हो गया है पिघलना। और धीरे धीरे और समय जैसे बढ़ेगा, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि बर्फ़ पूरा पिघल चुका है। ठीक है, और टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस के ही पास है। और फिर और लगातार अगर हम इसको और टेम्परेचर देंगे, तो फिर टेम्परेचर आगे बढ़ेगा। लेकिन ट्रांजिशन जब हो रहा था सॉलिड से लिक्विड के बीच में, तो हमने ये नोटिस किया कि जब ट्रांजिशन हो रहा था तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, वो जीरो पे स्थिर था। ठीक है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये आखिरकार हीट गया कहाँ। देखिए, हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके या पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक, अब जब आइस -10 डिग्री सेल्सियस के पास था, तब उसमें क्या था, टाइटली पैक्ड था। हम जैसे जैसे उसको एनर्जी दिए, तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिलता है ना, कि जैसे जैसे हम एनर्जी देते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है ना बढ़ने लगता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि ऐसा एनर्जी को कहते हैं जो कि किसी के मोशन से मिलता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा होगा, अंदर में इसको मूव करने के लिए एनर्जी मिल रहा है। तो जब ये मूव करता है ना, तो आपस में धीरे धीरे जो है ना, ये अपने बॉन्ड को तोड़ देता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच है ना, वो बॉन्ड टूटता है, अंदर का बॉन्ड नहीं टूटता है, मतलब साथ रहने का बॉन्ड। जैसे मान लीजिए परिवार में चार पांच छोटे छोटे परिवार साथ में रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि कुछ होगा तो वो आपस में अलग हो रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल परिवार है उसके अंदर वो अलग नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपस में जो मिल करके एक जो फॉर्म लिए हुए थे सॉलिड का, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। और यही टूटने से क्या होता है ना, कि ट्रांजिशन हो जाता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कि ये भी हम लोग पढ़े हैं कि लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना, क्योंकि उनको फ्लो करना रहता है, वो वेसल का शेप ले सकते हैं। तो अब यहाँ से जो यहाँ आया ना, तो इसके लिए तो एनर्जी चाहिए होगा ना। यही एनर्जी, हीट एनर्जी यूज़ हो रहा था जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके पिघलना स्टार्ट हुआ, और पिघल करके पूरा पानी बन गया, तब भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो एनर्जी कहाँ यूज़ हो रहा था, यहाँ यूज़ हो रहा था। उस एनर्जी से टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बल्कि क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। तो ऐसे एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जब हम बर्फ़ को रखे थे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वहाँ पर से जब वो आने लगा, पानी बनने लगा,
0 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो हम देखिए कि बर्फ़ तो पिघल रहा है पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो वो टेम्परेचर जो हीट है वो जा कहाँ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसको जो स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, तो स्टेट चेंज करने के लिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो उसी को दूर दूर करने के लिए वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर या हीट जो है वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो वैसे हीट को कहते हैं लेटेंट हीट, जो कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग में दिखाई नहीं देता है थर्मोमीटर में। समझ में आया। और यहाँ पर जो ये प्रोसेस हुआ, जो कि आइस मेल्ट होके वाटर बन गया एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो डिफिनेशन अगर आ गया कि डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या लिखोगे। देखो, जब भी डिफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो लिखेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट सॉलिड into liquid at atmospheric pressure is called its melting point, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब कि अगर वाट मेरे पास आइस है, ठीक है, जो कि वाटर का सॉलिड फॉर्म है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल के क्या आ रहा है, वाटर बन रहा है। तो इसके लिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। इसका एक और नाम है, मेल्टिंग जो प्रोसेस है उसका एक और नाम है कि फ्यूज़न। फ्यूज़न भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। फ्यूज़न मतलब क्या होता है कि कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। इसको फ्यूज़न भी बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी तक क्या क्या समझ गए, हम लोग समझ गए लेटेंट हीट, समझ गए लेटेंट हीट ऐसा हीट है जो कि यूज़ होता है स्टेट चेंज करने के लिए, यूज इन स्टेट चेंज, ठीक है। लेटेंट हीट ऐसा हीट है। मेल्टिंग पॉइंट समझ गए कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाएगा। फ्यूज़न समझ गए, फ्यूज़न क्या होता है। फ्यूज़न, यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर हमको पता रहता है, ठीक है। फ्यूज़न क्या है, तो प्रोसेस है जो कि सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्जन होता है उसको कहते हैं, ठीक। अब एक और टर्म आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है। अभी हम लोग फ्यूज़न मतलब क्या समझे थे कि प्रोसेस हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न उसको बोलते हैं कि जब 1 kg सॉलिड जब स्टेट चेंज करके लिक्विड में जा रहा है, तो उस समय जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid on 1 kg of solid, 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure is called latent heat of fusion, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास 1 kg आइस है, 1 kg आइस है, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 kg वाटर में। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर नहीं ना बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस समय जो हीट एनर्जी लग रहा है उसको कहते हैं लेटेंट हीट, और जितना लगेगा उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न 1 kg वाटर के लिए। समझ में आ गया। तो हमको अगर 1 kg वाटर पता चल जाएगा, तो कभी हमको कैलकुलेट करना रहेगा 5 kg आइस के लिए, 10 kg आइस के लिए, तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक और वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब और जो है ना एक्यूरेट हो जाएगा डेफिनेशन कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसी पर, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर अभी आइस ही है, लेकिन थोड़ा सा और हीट देंगे तो फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हीट उसको मिलने लगेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। तो आप मुझे बताइए कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम उसको नीचे से हीट एनर्जी तो दे रहे हैं, किसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा, सोचिए। तो इसका आंसर है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस के पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए, जब मेरे पास आइस था तो उसके पार्टिकल्स क्या थे, टाइटली पैक्ड थे, है ना। अब जब ट्रांजिशन होने लगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसके जो पार्टिकल थे उनको क्या मिलने लगा, हीट एनर्जी मिलने लगा। तो वो क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेट करने लगे। और वाइब्रेट किए तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका एनर्जी बढ़ गया। उसका एनर्जी बढ़ गया तो क्या हो गया कि और थोड़े दूर दूर हो गए। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो उनका एक दूसरे के साथ बाइंडिंग में लग रहा था वो क्या होगा, ओवरकम होने लगा, टूटने लगा। दूर दूर हो गई, क्या किए, स्टेट चेंज कर लिए। तो मतलब कि इनको हम एनर्जी दिए हैं, तो वही एनर्जी के कारण ये सब ऐसा हो पाया ना। तो इनके पास क्या है ना कि जो हीट एनर्जी हम दिए हैं वो एनर्जी है इनके पास। तो ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास जब कि कुछ नहीं है, उससे हम ज़्यादा दिए हैं उसको, जब वो स्टेट चेंज करने लगा तो इसके पास एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर पूछा जाए कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और रीज़न क्या दीजिएगा, तो यही रीज़न दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्टेट चेंज हो रहा था तो उसमें जो उसको एनर्जी मिला, तो वही एनर्जी के कारण इसका जो है ज़्यादा होता है एनर्जी लेवल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रोसेस 0 डिग्री सेल्सियस पे समझ गए। अब मेरे पास जो वो बाउल है उसमें अब पानी बन गया है, वो आइस है ना, पानी पानी बन गया है। और अभी भी हम उसको क्या कर रहे हैं ना कि पूरा हीट कर, थर्मोमीटर लगा हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस से अब टेम्परेचर जा चुका है 90 डिग्री सेल्सियस के पास। अब पानी में जो है ना हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि अब उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हुआ ना कि पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस के पास, 100 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। पानी में ढेर सारा हमको बबल्स दिखने लगा, ढेर सारा बबल्स दिखने लगा। और धीरे धीरे हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर अगर हम इसको छोड़ दें, दे रहे हैं, और हम इसको नोटिस कर रहे हैं कि पानी का लेवल भी क्या हो रहा है ना कि कम होते जा रहा है, धीरे 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 कम होते जा रहा है। वाइट वाइट डिपॉजिट भी हो रहा है, दिख रहा है, जब पानी खोलता है तो बर्तन में दिखता है कि डिपॉजिट हो रहा है। और क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे पानी का लेवल जो है ना वो कम होते जा रहा है। और पूरा जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एकदम स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा एकदम बबलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना एनर्जी है उसके पास। लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। ऐसा नहीं कि हम देख लें कि 110 हो गया, हम इसको और आधा घंटा छोड़ दिए तो देखिए कि पानी तो आधा से ज़्यादा घट चुका है, लेकिन टेम्परेचर जो है 100 का 100 ही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, तो बाबू यहाँ पर जो फेनोमेना हो रहा है उसको कहते हैं बॉइलिंग। यहाँ पर जो फेनोमेना हो रहा है उसको कहते हैं बॉइलिंग। वहाँ पर जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ पर जो फेनोमेना हो रहा था उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। यहाँ पर जो फेनोमेना हो रहा है जहाँ पर लिक्विड क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, गैस में कन्वर्ट होकर स्केप हो रहा है, तब तो ये कम हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज बॉइलिंग, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना। बल्क मतलब होता है पूरा समूचा, पूरा साथ। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना, क्योंकि पूरा वाटर को जब हम लोग हीट कर रहे हैं, पूरा वाटर को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो पूरा वाटर ना हीट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं बल्क फेनोमेना। तो बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। बस पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट,
व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जो अभी जो देख रहे थे तो वहाँ पर वाटर क्या हो रहा था कि 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद वो चेंज हो रहा था स्टीम में। तो इसका मतलब लिक्विड से जा रहा था गैस में बदल रहा था। तो वाटर के लिए लिक्विड से गैस में बदलने का जो टेम्परेचर था वो क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। और ये फेनोमेना बॉइलिंग था, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसी तरह कोई भी लिक्विड की व्हेन अ लिक्विड, या और अच्छा से हम लोग इसको अगर लिखें तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड starts boiling at atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called its boiling point. देखिए, the temperature at which the liquid starts boiling at atmospheric pressure is called its boiling point. Example, water 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लिखते हैं हर एक डेफिनेशन में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए बाबू लिखते हैं क्योंकि अलग अलग जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होगा, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो प्लेन एरियाज में रहते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो ये सब एरिया में अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉईल हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही हाइट पे चले जाए, माउंट एवरेस्ट पे, वहाँ पे जाके वाटर को बॉईल करें, तो हाइट पे जाने के बाद प्रेशर जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो जाता है। तो वहाँ पर हो सके 70 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल होने लगे। तो अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, तो इसलिए बोला जाता है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। और जो हमारा जो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि मतलब कि जो कि प्लेन्स एरियाज में रहते हैं, वहाँ पर तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर लेटेंट हीट इन्वॉल्व था, तो हाँ भाई था, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लिक्विड था, लिक्विड हो रहा था गैस में चेंज 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए थोड़ा सा भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, पानी भी उड़ गया, इसका मतलब मेरा ये हीट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हीट हम दे रहे हैं, इसको कौन सा हीट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब वेपर बनना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन अगर आ जाए एग्जाम में डिफाइन करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gaseous state at atmospheric pressure, at atmospheric pressure at its melting point is called लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। आप लोग ऐसे मत लिख के आइएगा एग्जाम में, ये हम शॉर्ट में इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि बाद में आप लोग इसको देख के कॉपी कर लीजिएगा, है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, ये लिखना बहुत जरूरी है, इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। और ये हीट दिखता नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं हिडन हीट। यहाँ तक क्लियर सबको। तो एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ये सब आप लोग कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों में एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगा। तो पिछले बार की तरह इस बार भी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लिक्विड स्टेट था, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए दूर दूर है, तो गैसेस स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होंगे ना। तो ये दूर दूर किया कौन है, तो उसमें जो हम लोग एनर्जी दे रहे थे, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, स्टेट चेंज हो रहा था,
तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इसलिए स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एनर्जी इज मोर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जब स्टीम का बर्न अगर कोई किसी के हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि जब रोटी बनती है तो उसके अंदर भी स्टीम रहता है, क्योंकि पानी से आटा को गूंथा जाता है। तो स्टीम का जो बर्न होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के बर्न से ज़्यादा हानि करता है, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, जला बहुत ज़्यादा सकता है। इसलिए स्टीम का जो एनर्जी होता है इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, टरबाइंस को रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। और कहाँ यूज़ किया जाता है, जो कि हिली एरिया रहते हैं रूम को ठंडा करने के लिए, वहाँ स्टीम के पाइप्स दिए जाते हैं रूम में, जिससे कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टीम में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको। तो हम लोग क्या क्या समझ गए कि मेरे पास अगर टेम्परेचर को अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा, अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। वही अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, तो गैस से क्या हो जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड से मतलब सॉलिड में चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आइस टू स्टीम में चले गए, या फिर स्टीम टू आइस में चले गए, तो वो हो सकता है। अब देखिए, अब कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सब्लिमेट। और जो भी ये प्रोसेस कहलाता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन। वो प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन। तो एग्जांपल हो गया कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। तो कपूर एक ऐसा सब्सटेंस है, आयोडीन भी, ठीक है, आयोडीन क्रिस्टल्स। तो ये सब जो हो गए ना, ये सब सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर हम इनको हीट करेंगे ना, तो लिक्विड में नहीं बदलेंगे ये लोग डायरेक्ट गैस में। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक। अब इसका उल्टा भी होता है कि गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। आप अगर शादी ब्याह में देखिएगा तो आजकल ड्राई आइस यूज होता है, जिसको कि सॉलिड CO2 भी बोलते हैं। तो इसका मतलब वो क्या किया गया कि गैस से डायरेक्ट उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया गया। अब वो जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम उसको छोड़ देंगे ना, तो डायरेक्ट गैस में ही कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ड्राई आइस भी एग्जांपल हो गया सब्लिमेशन का। समझ में आया। तो यहाँ तक तो हम लोग समझे कि बॉइलिंग के कारण क्या हो रहा था, सॉरी, यहाँ पर तो हम लोग समझे कि टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा था, कि मेरा स्टेट चेंज हो रहा था। अब दूसरा केस आता है कि क्या प्रेशर के कारण भी स्टेट चेंज हो सकता है। तो हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सिरिंज है, और इसमें क्या किया, हम सबसे पहले एयर भर के रखे हैं। तो एयर का क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं ना, कि इसी को और कंप्रेस कर रहे हैं। तो जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, थोड़ा पास पास आएगा, है ना। और इसको और कंप्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स को और कंप्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स का पास आना ही तो स्टेट चेंज है। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स दूर है तो गैस स्टेट में, थोड़ा नज़दीक आए तो लिक्विड, और नज़दीक आ गया तो गैस, सॉरी, सॉलिड स्टेट में आ गया, है ना। तो हमको बस पार्टिकल्स को अगर हम नज़दीक सटा सटा दे तो स्टेट तो चेंज हो जाएगा ना। तो वही तो प्रेशर कर रहा है। प्रेशर करने से क्या होता है कि उसके अंदर का जो हम स्पेस होता है उसको हम कम कर देते हैं, तो स्टेट ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हीट भी तो वही कर रहा था। हीट जैसे ही दे रहे थे तो ये दूर जा रहा था, और हीट निकाल रहे थे तो नज़दीक आ रहा था। तो एग्जाम्पल समझिए, जो LPG गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो सिलेंडर के अंदर जो है ना काफ़ी प्रेशराइज्ड रहता है, जिसकी वजह से जो ये गैस होता है ना वो बहुत पास पास आ जाता है उसका मॉलिक्यूल्स, और वो क्या हो जाता है कि कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो अंदर में जो सिलेंडर में जो रहता है ना गैस, वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। प्लस उसके बाद वो क्या रहता है, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है घर में हमारे। तो इसके का मतलब क्या, टेम्परेचर भी कम हो गया। तो प्रेशर को हम लोग बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अलग अलग भी सिनारियोज ले सकते हैं, लेकिन प्रेशर को घटा बढ़ा करके भी हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।